हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सैलरी ब्रेकअप एंड अंडरस्टैंडिंग उसमें क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज अक्सर एम्प्लॉयज का सबसे मेजर चैलेंज होता है जब भी उन्हें कोई ऑफर लेटर मिलता है, एक सैलरी ब्रेकअप मिलता है, तो वो अपना कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि जो भी उनकी करंट सैलरी थी, इन हैंड आ रही थी, टेक होम थी, उसके कंपैरिजन में जो करंट ऑफर है वो कितना बेटर है या कितना ज्यादा उनको ढंग से मिल रहा है, अदर देन जस्ट वो कंपेयरिंग द सीटीसी। तो सीटीसी मैं आपको वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करूंगी। सो ये एक सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड सैलरी स्ट्रक्चर की। सो जनरली कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड होता है सैलरी स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं थ्री पार्ट्स हैं: पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज योर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बेसिक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आपकी इन हैंड क्या आएगी सैलरी। एंड जो सीटीसी होता है, आप नीचे देख सकते हैं फाइनल सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी जो होती है, इट्स बेसिकली कंपनी ये कहना चाहती है कि जो आपको कंपनी में रखने के लिए जो भी कॉस्टिंग वो दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी आपको मिलेगी। लेट्स से आपको अगर 12 लाख का पैकेज ऑफर होता है, डजंट मीन कि 12/12 आप मंथली बेसिस पे कर लोगे तो आपको 1 लाख अराउंड इन हैंड आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आपको हमेशा सबसे पहले ग्रॉस सैलरी जहां लिखा होगा टोटल ग्रॉस सैलरी, वो आपको देखना है, टोटल ग्रॉस सैलरी। एंड उसमें जनरली दो तीन ही डिडक्शन होते हैं। एक तो पीएफ कॉम्पोनेंट होगा। पीएफ आप देख सकते हो कि कितना आपकी कंपनी ने मेंशन किया है, वो आपका एक पीएफ डिडक्शन होता है। ईएसआईसी मोस्टली ऑब्वियसली 12 लाख के पैकेज पे वैलिड नहीं होगा, ईएसआईसी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। एंड टैक्स, तो पीएफ एंड टैक्स मोस्टली ये डिडक्शंस होते हैं, या फिर इंश्योरेंस होगा तो ये सब डिडक्शंस अगर आप माइनस कर लोगे तो रफली आपको आपकी नेट टेक होम सैलरी मिल जाती है, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है एंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कितना मंथली बेसिस पे आपको कितना हाइक मिला है। ऑलराइट, सो ये थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस सैलरी, देन टोटल डिडक्शंस। डिडक्शंस एज इन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होते हैं, कंप्लायंस बेसिस पे क्या क्या मैंडेटरी हैं और वो डिडक्शंस। एंड प्लस एम्प्लॉयर के साइड से भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके सीटीसी में जरूर ऐड होता है, एंड बट वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में जाता है, या फिर इंश्योरेंस आपने लिया है या ईएसआईसी है आपके सैलरी में तो उसमें चला जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच पार्ट। ऑल राइट, सो फर्स्ट है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक सैलरी, एचआरए एंड अलाउंसेस। तो बेसिक सैलरी 100% टैक्सेबल होती है। जनरली ये जो आपका जो भी सीटीसी का फिगर होगा उसका 40-50% होता है, ये मेजर कैलकुलेशन कंपनीज रखती हैं। अगर बेसिक सैलरी कम या ज्यादा है तो आपको उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बस मतलब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ग्रॉस सैलरी देखनी है। बट बेसिक सैलरी अगर बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुछ सेविंग्स नहीं कर पाओगे, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारी की सारी 100% टैक्सेबल होती है। तो ज्यादा बेसिक सैलरी होना भी उतना अच्छा नहीं है, अगर वो बाकी कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हो तो वो बेटर रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू एचआरए। एचआरए सभी को मोस्टली पता है कि हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है। सो दैट मीन्स आप इसको, ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, आप चाहो तो इसे क्लेम कर सकते हो। आपको अपने रेंट रिसीप्ट जो होते हैं लैंडलॉर्ड से साइन करा के मंथली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, या फिर लास्ट में जब आप सारे टैक्स के सारे प्रूफ जब सबमिट करते हैं तब आपको सारी रेंट रिसीप्ट देनी होती है। बट याद रखिएगा कि साल के स्टार्टिंग में एज इन 28 अप्रैल से पहले पहले ऑर्गेनाइजेशन में आपको पूरे ईयर का एचआरए डिक्लेयर करना होगा। अदरवाइज आपकी जो इन हैंड होगी मंथली बेसिस पे वो टैक्स डिडक्ट होकर आती रहेगी। एंड देन फाइनली जब आप मार्च फेब में जब पूरी तरह से अपने प्रूफ सबमिट करेंगे तब आपको वो अमाउंट वापस मिलेगा, विच ऑब्वियसली इज नॉट अ राइट आइडिया। आप शुरू में ही डिक्लेयर कर लें, जब आपको पता है कि आपको प्रूफ देने हैं एंड में, तो ये आप पहले ही कर लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। ये दोनों पहले एज अ कंपोनेंट होते थे, अब जब से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक 50,000 का ऐड हो चुका है। ऐड इन द सेंस जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट होता है, तो उसकी वजह से ये जनरली आजकल कंपोनेंट एडेड नहीं रहता है, और ना ही आपको कोई सबमिट करने हैं प्रूफ, जो पहले आपको मेडिकल प्रूफ भी देने पड़ते थे सेम लाइक एचआर। सो ये एक तरह से हट ही चुका है। नेक्स्ट, स्पेशल अलाउंस। ये जो भी बैलेंस अमाउंट होता है जनरली बेसिक एंड एचआर हटाने के बाद जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है, ये वो होता है, ये 100% टैक्सेबल होता है। सो इसमें भी आप कुछ एज सच सेविंग नहीं कर सकते हो। जनरली ग्रॉस सैलरी का एक और पार्ट होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, जिसमें कंपनी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये फ्लेक्सी कॉम्पोनेंट्स या रिइंबर्समेंट्स होते हैं, जिसमें आप सर्टेन कैटेगरीज में अगर आप प्रूफ्स हैं, आपके पास बिल्स हैं, आप वो सबमिट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एंड जितना भी आप बिल सबमिट नहीं करते, लेट्स से ये एक्चुअल अमाउंट 100 का है और आपने 80 रुपीज तक के बिल्स दिए हैं, तो आपको 20 रुपीज बाद में मार्च में आपको टैक्स डिडक्ट होकर वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। राइट, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं, आई मीन जनरली कार फ्यूल्स होता है, ड्राइवर सैलरी होता है, ये डिपेंड होता है आप किस लेवल पे हैं एंड कंपनीज आपको ये बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स आप पूरे ईयर में जितना परचेज करते हैं उसका भी मंथली एक अमाउंट स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। एंड बिजनेस अटायर होते हैं, आप ईयर में जितनी बार एक्सपेंस करते हैं इस चीज पे, उसके भी आप बिल्स देकर टैक्स को सेव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका ये अमाउंट।
कंपनी ने अगर फ्लेक्सी बेनिफिट्स दिया है या नहीं दिया। सो ये होती है इन टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट डिडक्शंस पे आ जाते हैं। सैलरी डिडक्शंस में बेसिकली पीएफ होता है, ये आपका 12% ऑफ बेसिक होता है, एंड डीए जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्लब डी होता है, ये अलग से नहीं होता है। सो आप 12% ऑफ बेसिक ही मान के चलिए, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कभी भी बिकॉज अगर आपकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो आपको ये ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो अपना पीएफ डिडक्ट करवाना, ना चाहें तो भी अलाउड होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज पीएफ को हमेशा अपने सैलरी में हमेशा उसको रखना ही रखना। कभी ये मत कहना कि इन हैंड बढ़ जाएगी इसलिए आप पीएफ कंट्रीब्यूशन अवॉइड करा दे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अच्छे रीजनेबल आपको हाइक भी मिलते हैं गवर्नमेंट के, जो है जनरली 8.5 टाइप्स होते हैं, तो विच इज गुड। तो ये करते रहना चाहिए, एक सेविंग भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि आपके इन हैंड में आ नहीं रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज ईएसआईसी। ये जनरली उन एम्प्लॉयज के लिए होता है जिनकी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 से लेस होती है। सो इतना परसेंट ऑफ डिडक्शन होता है जो कि एम्प्लॉय के साइड से होता है डिडक्शन। वन मोर थिंग, हाँ, और जिनकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ऊपर होती है जनरली उनके इसमें यहाँ पर एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए लेती है प्रीमियम अमाउंट, तो वो यहाँ से डिडक्ट होता है अगर एम्प्लॉय को भी कोई पे करना है तो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड, ये नॉर्मली वेरी करता है, सर्टेन स्टेट्स में ही वैलिड है, और ये अमाउंट बहुत रीजनेबल है, एज इन 100, 200, 150 टाइप्स का होता है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको आप अगर डिडक्शंस में ना भी अगर एग्जैक्ट लिखें तो भी चलेगा। आई मीन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव जस्ट रिटन कि ये भी एक कॉम्पोनेंट होता है ना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सेम जैसे एम्प्लॉय के साइड से डिडक्ट होता है वैसे ही, क्योंकि एम्प्लॉयर आपके लिए पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली, जो आपके पीएफ अकाउंट में जा रहा है ये अमाउंट, जो कि सेम 12% ही होता है। सो ये हमेशा सीटीसी में जरूर लिखा रहेगा, ऑल्दो ये आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, ये आपके पीएफ में जाके सेव हो रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे कर रही है, राइट। विद एडमिन चार्जेस का मतलब है जनरली 12 की जगह ये 12.5 या 13 भी हो सकता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को चार्जेस भी इसमें डिडक्ट कर सकती हैं। सो वो भी एड ऑन हो जाता है बिकॉज कंपनी ओवरऑल आप पे जो एक्सपेंस कर रही है। एंड सेम अगर आपका ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के साइड से भी ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा जो कि परसेंटेज ये मेंशन है। सो ये थी ओवरऑल अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझने का एक बेसिक सा फंडा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी सीटीसी ऑफर होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लीज डायरेक्टली यस मत बोल देना। कोई भी फिगर सुन के, लेट्स से आपका 10 लाख का पैकेज है, आपको 12 लाख मिला तो आपको लगा हाँ हाँ 2 लाख मुझे इंक्रीज मिला है, तो आप डायरेक्टली यस कर देंगे। पहले उनसे एक ब्रेकअप जरूर मांगिएगा, जस्ट टू सी कि ब्रेकअप में एग्जैक्टली क्या मेंशन है, कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी इन हैंड कम हो रही है, आपको इन हैंड अभी ज्यादा मिल रही थी और बाद में 12 लाख होने के बावजूद, सीटीसी 12 लाख होने के बावजूद भी डिक्रीज हो रहा है। वो भी होता है बिकॉज कई ऑर्गेनाइजेशन जो पीएफ की लिमिट होती है, अपर कैपिंग होती है, सिर्फ उतना ही डिडक्ट होता है, और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्टली 12% ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो आपकी इन हैंड रिड्यूस भी हो सकती है। तो आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो देखने होते हैं, तो प्लीज कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी से स्टडी करिएगा एंड तभी किसी ऑफर को एक्सेप्ट या उसमें चेंजेस के लिए बात करिएगा। ऑलराइट, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली मुझे लिख सकते हैं anuja@talentoyster.in में, एंड प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।